नमस्कार, सभी का स्वागत है प्रवचन डिजिटल पर। आज विधानसभा चुनाव परिणाम आ रहे हैं लगातार, और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस भवन में जब जाएं तो जश्न का माहौल है, क्योंकि हिमाचल किसी जो रिजल्ट आए हैं तो एक तरफा जीत का जश्न वहां पर है। अगर भाजपा में जाएं तो वहां पर भी गुजरात वो जीत रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी जी का कहना है जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की है, ये विफलता दिखती है गुजरात में है, और अगर कांग्रेसियों से बात करें तो इसे सफलता बताते हैं जो हिमाचल में। आज हम प्रेस क्लब में मौजूद हैं, तमाम हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी यहां पर मौजूद हैं। उत्तराखंड में किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि हम देख रहे थे कि कल परसों आम आदमी पार्टी में भी एमसीडी का जो चुनाव रिजल्ट आया था उसको लेकर भी जश्न था, हर कोई जश्न मना रहा है। तो इस पूरे समीकरण को अगर देखें तो उत्तराखंड पर इसका क्या कुछ असर पड़ने वाला है भविष्य में, क्योंकि उत्तराखंड में भी अब लोकसभा जब चुनाव होंगे, उसके नगर निकाय के भी चुनाव होंगे, तो क्या कुछ असर पड़ेगा। सबसे पहले मैं जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं शहजाद अली जी, उनके पास आता हूं। शहजाद भाई, किस तरीके से देखते हैं, तमाम आज हर जगह जश्न का माहौल है। कोई कह रहे हैं कि कामयाब हम लोग हुए हैं गुजरात में, कोई कह रहे हैं कि हिमाचल में हम लोग कामयाब हुए हैं, कोई कह रहे हैं कि एमसीडी अगर दिल्ली का चुनाव देखे तो वहां कामयाब हुए। कुछ अभी मुख्यमंत्री साहब का भी बयान आया था, वो कह रहे थे कि ये फेलियर है जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की थी, उसका चुनाव परिणाम गुजरात में दिख गया। विजय भाई, दोनों जगह चुनाव परिणाम आ चुके हैं और कांग्रेस हिमाचल में नो डाउट की सरकार बना रही है और गुजरात में बहुत अच्छा किया बीजेपी ने। लेकिन अगर इसका बिल्कुल उल्टा होता, अगर एमसीडी के चुनाव दिल्ली में अपने समय पर होते, 6 महीने पहले अगर चुनाव होते तो इस चुनाव परिणाम कुछ और कह रहे होते। हाँ, दोनों ही परिणामों में कांग्रेस जो है प्लस में है। प्लस में इसलिए बोलेंगे कि उनको कुछ मिला है। गुजरात में तो खैर काफी सीटें हार रही हैं, लेकिन एक जगह सरकार उनकी नहीं थी हिमाचल में, अब उनको हिमाचल में सरकार बनाने का मौका मिल गया। गुजरात में सरकार बीजेपी की थी, हिमाचल में कहाँ, तो एक जगह उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार खोई है। तो ये तो कहेंगे कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान जरूर हुआ है। हाँ, पूर्ण बहुमत से आपने गुजरात में बहुत अच्छे वोट शेयर से, परसेंटेज से, लेकिन जिस तरह से पूरा तामझाम और पूरा सरकारी अमला, पूरे जो जितने आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सब वहां पर लगे हुए थे, तो कहीं ना कहीं इमेज का भी सवाल था, वो दांव पर थी। 6 महीने पहले अगर चुनाव हो जाते तो आपको क्या लग रहा है? आप कह रहे हैं कि 6 महीने जानबूझ के टाले गए, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि वहां खुद आम आदमी पार्टी की 8 से 10 सीटें बता रहे हैं, अभी कभी वो घटती है कभी बढ़ती है, लेकिन 6, 7, 8 के फेर में ये रहती है। नहीं, एमसीडी चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये परिणाम अगर 6 महीने पहले आते, अगर जो परिणाम आ जाए ये भी 6 महीने पहले आते, तो इसका फर्क दोनों ही चुनाव पर देखने को मिलता। और ये जो केंद्र की सरकार है वो भी जानती थी। अच्छा, कितना फर्क तकरीबन रहता? आप ये लगा लीजिए, जो जितना शायद गुजरात में है, गुजरात में बहुत बड़ा डेंट उसको मिलता। और 6 महीने लेट कराने का कारण क्या था, खुद अभी केंद्र सरकार बता नहीं पाए कि भाई क्यों लेट कराए, क्यों देरी करी 6 महीने की। ये भी तो बहुत बड़ी बात है। चलिए अब हम चलते हैं, हमारे जो यंग पत्रकार हैं, थोड़ा जरा साइड भी हो जाइए, जरा आपसे बात भी करेंगे हम लोग। त्रिभुवन चौहान जी, बिल्कुल चश्मा लगा के एकदम हैंडसम बने रहते हैं हर समय। किस तरीके से देख रहे हैं त्रिभुवन भाई? विजय भाई, पहले तो सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। लोकतंत्र का जश्न ही कुछ ऐसा है, हर आदमी उसमें मग्न हो जाता है। आज सुबह से हर किसी के हाथ में फोन होगा। अब दिक्कत ये नहीं है कि वो गुजरात में इलेक्शन है या फिर हिमाचल में। गुजरात में इलेक्शन इसलिए महत्वपूर्ण था, लोग देखना चाहते कि मोदी लहर अभी भी कितनी बरकरार है गुजरात में, क्योंकि अगर वहां कुछ पंगे होते तो शायद 2024 पर वो इम्पैक्ट डालते। और दूसरी तरफ हिमाचल हमारा उत्तराखंड से लगा हुआ राज्य है, जहां पर कि हर बार बीजेपी कांग्रेस का ऐसा खेला होता है, लेकिन उत्तराखंड में उलटफेर हुआ था अब की बार। तो एक्सपेक्टेशन एक वो भी थी कि कहीं वैसा ही ना हो जाए। और सुबह से देख रहे थे, बड़े कांटे की टक्कर चल रही थी, 33-35, 35-35, 34-34, 2-3 अन्य के भी थे। और अभी देखो गुजरात की जो समीकरण 158 सीटों पर बहुमत की तरफ बढ़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए निसंदेह। प्लस में देख रहा हूँ कि कुछ खोला हुआ भी आपने मोबाइल, कितनी सीटें प्लस में दिखा रहे हैं अभी तक गुजरात में भाजपा की? करीबन नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ 158 पर रुझान में आगे चल रही है। अभी निश्चित आंकड़े नहीं आए हैं, पर 158 पर भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस जो कभी 70-72 सीटों पे थी, 73, वो 16 पर आकर सिमट गई है। तो ये एक बड़ा झटका है। और दूसरी बात, इसमें एक बड़ी खुशी की बात भी है। देखिए, खुशी की बात, कल से आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी, तीनों के खेमे में आज खुशियां हैं।
हाँ, ये बात पॉइंट वाली है। हम देख रहे हैं कि कांग्रेस भवन में भी पटाखे फोड़े जा रहे हैं, बिल्कुल भाजपा में भी पटाखे फोड़े जा रहे हैं, और कल तो एमसीडी चुनाव जो आया था रिजल्ट, आम आदमी पार्टी भी खुश थी। मतलब उत्तराखंड में तीनों ही पार्टियां खुश हैं। हाँ, तीनों ही पार्टियां खुश हैं, तीनों ही दल खुश हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को एक झटका जरूर है, क्योंकि एक राज्य जो उनके पास था अब तक, वो उनके हाथ से गया है, वो नुकसान है। दूसरा, एमसीडी भी उनके हाथ से गया है, तो ये डबल नुकसान उनका जरूर हुआ है यहाँ पर। और कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस को तो प्लस में ही मिला है एक राज्य जो मिला है पूरा, क्योंकि कांग्रेस तो दिल्ली में कहीं दिख भी नहीं रही थी और वही उनको दिखा भी। गुजरात में भी ऐसे ही हाल थे। और अभी मैंने जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार थे पार्टी शहजाद अली, उनसे बात करी। उनका कहना यह है कि जो एमसीडी चुनाव अगर 6 महीने पहले अगर हो जाते तो हो सकता था कि जो इसका रिजल्ट है गुजरात का वो कुछ और होता, क्योंकि तकरीबन मैं देख रहा हूँ 5 सीटें अभी प्लस में जो आम आदमी पार्टी चल रही है, ये 5 का आंकड़ा बढ़ के तिगुना हो जाता। तकरीबन तिगुना तो नहीं कह सकते, पर हाँ कुछ फर्क जरूर पड़ता, क्योंकि ये अच्छी खासी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की। और काबिले तारीफ है यहाँ पर अमित शाह जो दिमाग लगाते हैं वो चीजों को लेकर। उन्होंने पहले ही इस बार को उनको ज्ञात था कि एमसीडी हम हारने वाले हैं, और उस समय हमें ध्यान है विजय भाई, हम भी दिल्ली में गए थे। आपको ध्यान होगा भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के सामने आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो बड़े आक्रोशित होकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उनका कारण यही था, बल्कि मैं उस टाइम उत्तराखंड में इलेक्शन हुए थे और हम मुख्यमंत्री की खोज में वहां गए थे कि मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। तो ये निसंदेह एक अच्छा पैंतरा अमित शाह ने जरूर खेला है। और ये सीटों पे कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी नहीं लड़ती, क्योंकि बी टीम बताया जा रहा है गुजरात में आम आदमी पार्टी को, कि आम आदमी पार्टी ने बहुत डांट दिया है कांग्रेस को। निसंदेह दिया है। अब कांग्रेस केवल इस तरह से अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती कि ये, क्योंकि आम आदमी पार्टी बी टीम की तरह काम कर रही है, कहीं ना कहीं कमियां इनके अंदर भी हैं। और जो हिमाचल भी इन्होंने निकाला है वो ओपीएस एक बड़ा इनके पास हथियार रहा है ओल्ड पेंशन को लेकर। 2 अन्य राज्यों में भी इन्होंने ओल्ड पेंशन को लेकर अपनी कवायदें बढ़ाई थी, वहां उनको पॉजिटिव रिस्पांस मिला। और भारतीय जनता पार्टी ओपीएस को लेकर जो बिल्कुल नेगेटिव में है कि यार हम ओल्ड पेंशन नहीं बहाल करेंगे, तो उसको लेकर मुझे लगता है हिमाचल में नुकसान तो हुआ है भारतीय जनता पार्टी। हिमाचल में नुकसान ओल्ड पेंशन को लेकर आप कह रहे हैं। देखिए, पत्रकारों की यही खासियत होती है, जहां भी देखो बस अपनी न्यूज में ही लगे रहते हैं। दीप मैठाणी के पास हम लोग आते हैं। दीप भाई, आज हम बातें कर रहे हैं कि जो गुजरात चुनाव जो रिजल्ट आया है, इसके अलावा हिमाचल में जो आया, जश्न का माहौल तीनों पार्टियों का है उत्तराखंड में। आम आदमी पार्टी भी कल पटाखे फोड़ रही थी, सबके सब जश्न में। उत्तराखंड में क्या कुछ इफेक्ट देखने को पड़ेगा इस आने वाले चुनाव में, क्योंकि दोनों तरफ जी। मैं आपसे पहले तो आप सभी दर्शकों को नमस्कार और धन्यवाद कि हम पत्रकारों को भी मौका मिल जाता है कभी ऐसी ही बातें करते करते। सीधी और सिंपल सी बात है कि दिल्ली में आप खुश, गुजरात में बीजेपी खुश और हिमाचल में आज कांग्रेस खुश। तीनों जगह तीनों पार्टियां खुश हो गई, जो तीनों प्रमुख दल हैं तीनों के तीनों खुश हैं। जनता ने किसी को भी निराश नहीं किया है अपनी अपनी जगह पर। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये सोचने वाली बात है कि गुजरात जैसी जगह में एक आम आदमी पार्टी जो कि अभी जड़ से पनपी भी नहीं है ठीक से, वो भी अगर 6-7 सीटें ले जा रही है तो ये बीजेपी को सोचने की जरूरत है। और वहीं कांग्रेस जैसी पार्टी जो कभी प्रमुख दल हुआ करती थी, उसके 5 सीटें भी नहीं ला पा रही है, उसको भी ये सोचना अभी मेरे को पूरा। कांग्रेस का अल्टरनेट बनते जा रही है आम आदमी पार्टी। एक तरीके से देखा जाए तो वर्तमान के समय में जो आप पार्टी है वो कांग्रेस ही है। कांग्रेस से रुष्ट हुए हुए लोग ही उस पार्टी में गए हुए हैं। बीजेपी के जो लोग हैं बहुत कम होंगे जो आम आदमी पार्टी में आपको देखने को मिलेंगे। आप जो क्षेत्रीय पार्टियां होंगी या कांग्रेस की पार्टियां हैं या फिर जो वामपंथ जिसको हम लेफ्ट बोलते हैं, लेफ्ट से जुड़े हुए जो लोग थे वही लोग अब सेकुलर एक मिजाज अपनाने के बाद आम आदमी पार्टी में गए हैं और ऐसे ही लोग हैं। अब अपने उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो हमारे उत्तराखंड में इस समय वर्तमान में जो कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप है वो सारी कांग्रेस से आई हुई है। चाहे आप ज्योतिष सिंह बिष्ट जी की बात करें, चाहे आप कमलेश रमन जी की बात करें, और मेरे ख्याल से राजीव आनंद जी भी कांग्रेस में ही थे पूर्व में। तो ये सब कांग्रेस ही है। और उसको अगर कोई कह रहा है कि बी टीम, तो बी टीम कहना गलत होगा। उन्होंने अपना मंच बदला है और नए मंच से वो अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने अपना मंच बदला है। बहुगुणा जी के पास चलते हैं। इनका सोचने का एंगल थोड़ा अलग होता है और हमेशा कुछ ना कुछ नया हमें जरूर देखने को मिलता है। बहुगुणा जी किस तरीके से देखते हैं? जैसे अभी भाई से बात करी, दीप भाई से, वो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस से रुष्ट हो जाते हैं वो आम आदमी पार्टी में चले जाते हैं, और जो बी टीम कहना कहीं ना कहीं गलत इन सब का होगा। किस तरीके से देखते हैं पूरा मामला? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि गुजरात में बी टीम ने काम किया है, आम आदमी पार्टी। देखिए, बी टीम ए टीम पे मैं बाद में आऊंगा लेकिन 3 जगह चुनाव हुए। दिल्ली में चुनाव हुए, आपके गुजरात में चुनाव हुए और हिमाचल में चुनाव के परिणाम आए।
तो एक छोटा सा आकलन मैंने तीनों का राज्यों का किया है कि दिल्ली की जनता केजरीवाल से प्यार करती है, गुजरात की जनता मोदी जी से प्यार करती है और हिमाचल की जनता हिमाचल से प्यार करती है। मतलब मेरा अपना आकलन है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो भाजपा से प्यार करती है, कांग्रेस से प्यार करती है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा है क्योंकि जनादेश एकदम स्पष्ट प्रचंड बहुमत नहीं देती है हिमाचल की जनता, यानी कि वो भी ये चाहती है कि बैलेंस बना रहे, इतना प्रचंड बहुमत भी ना हो जाए कि बहुमत में ही सरकारों को घमंड हो जाए। तो एक आकलन मेरा यह है। दूसरा आपने कहा है कि ए टीम है बी टीम है, देखिए मन बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, ये तो मन बहलाने वाली बात है भाई। राजनीतिक दल मुझे लगता है कि राजनीति में जब उतरता है तो ए टीम और बी टीम तो ये कहने के लिए है, अपनी वर्चस्व की लड़ाई होती है, हार जीत के लिए वो लोग लड़ते हैं। और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी है, बिल्कुल दीप मैठाणी जी ने सही कहा है कि अभी जुम्मा उन्हें बने हुए समय ज़्यादा नहीं हुआ है। अगर वो 6-7 सीटें ला रही हैं वो भी भाजपा के गढ़ और मोदी जी के गढ़ में, तो ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। और वो तो दावा ये भी कर रहे हैं कि हम राष्ट्रीय पार्टी बन गए। अब सवाल ये है कि हम कब तक अन्य राज्यों की समीक्षा करते रहेंगे रावत जी। हमारा अपना उत्तराखंड, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि हमारी उत्तराखंड की जनता, आप लोग, हाँ जी आप ही से बात कर रहा हूँ, कि आप मोदी जी से प्यार करते हैं या राहुल जी से करते हैं या किससे करते हैं, उत्तराखंड से तो नहीं करते। ये तो मुझे लग रहा है कि आप उत्तराखंड से प्यार इतना नहीं करते जितना मोदी जी से प्यार है। क्योंकि अगर आपको उत्तराखंड से प्यार होता तो आप हिमाचल जैसा भू कानून तो मांगते हैं हमारे लोग, लेकिन हिमाचल जैसी सरकार भी दो ना भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस की दो या भाजपा की दो या इसकी दो या उसकी दो। अगर भू कानून हिमाचल जैसा चाहिए विजय भाई, तो फिर लोग भी तो हिमाचल जैसे होने चाहिए। हिमाचल जैसे बनना नहीं है हमें, लेकिन भू कानून हिमाचल का चाहिए। क्यों भाई? वो कोई अलादीन से चिराग घिस के भू कानून लाए थे। तो मुझे ये कहना, लोग मोदी जी से प्यार करते हैं काफी, गुजरात की तरह मोदी जी से प्यार करते हैं, लेकिन हिमाचल की तरह भू कानून क्यों मांग रहे हैं? हम गुजरात की तरह भू कानून मांगे ना। गुजरात में है भू कानून? आप ही बताओ, नहीं है ना। इसलिए भू कानून की मांग हिमाचल से हो रही है और उदाहरण हम दे रहे हैं कि गुजरात का। ये कौन सी बात हुई भाई? तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे जो जनता है वो स्पष्ट बहुमत, प्रचंड बहुमत नहीं मिलना चाहिए। जैसे 2017 में अगर आप देखें 16-17 का चुनाव को, तो 30-32 के आसपास था। यानी कि सरकारों को और विपक्ष को डर होता था कि कहीं थोड़ा सा गड़बड़ी करी तो सत्ता पलट सकती है। लेकिन अब इस राज्य में ये चल रहा है कि 2017 में तो 11 आए थे केवल कांग्रेस के। हाँ, उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जब हरीश रावत जी थे तब 30-32 का आंकड़ा था। तो उसके बाद में एक ट्रेंड सेट हुआ और ये डबल इंजन और ट्रिपल इंजन और पता नहीं कौन कौन से इंजन लगने शुरू हुए। उसके बाद में अब तो सरकारों से अगर हम बाइट लेने जाएं किसी बड़े नेताजी के पास, तो उन्हें तो इतना घमंड हो गया है वो बाइट ही नहीं देते हैं हमें। और एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था, अभी मैं पुष्कर सिंह धामी जी का बयान देख रहा था, वो कह रहे थे कि राहुल गांधी की जो यात्रा थी भारत, वो फेल हो गई। और दूसरा वो भी तो कहते एमसीडी चुनाव में, क्या उनकी भी फेल हो गई यात्रा? लोग कोस भी रहे थे कि भाई आप सदन छोड़ के भाग रहे हो, पूरा 2 दिन में आपने पूरा विधानसभा सत्र आपने निपटा दिया, और अब आप कमेंट कर रहे हो राहुल गांधी पे कि वो है और हिमाचल की बात नहीं हो रही। देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी तो वो धामी जी हैं बेचारे जो अपनी सीट से हार गए थे, ये कड़वा सच है। उसके बाद मोदी जी के नाम पे वो चंपावत से जीते हैं, तो उस आदमी को तो पता ही नहीं है ना कि हार जीत होती क्या है। और अगर हार जीत पता होती तो उन्हें यह भी लगना चाहिए था कि मैं उस राज्य का मुख्यमंत्री हूं जहां उसी दिन मर्डर हुआ था। 3-4 दिन पहले एक मर्डर हुआ था, वो लड़का उत्तराखंड का जिंदगी और मौत से जूझ रहा था इंद्रेश हॉस्पिटल में, और हमारे साथ दिल्ली में एमसीडी का प्रचार कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रचार नहीं करना चाहिए, लेकिन खास करके मुख्यमंत्री जो हमारे हैं या हमारे जो नेता हैं, उनकी जिम्मेवारी पहले अपने राज्य के पड़ती है। फिर हिमाचल की बात आ रही है ना, बार बार हिमाचल का उदाहरण क्यों आता है? क्योंकि हिमाचल की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है, उत्तराखंड से मेल जोल खाती है। वो भी पहाड़ी राज्य है, हमारा भी पहाड़ी राज्य है, लेकिन नेता तो मेल जोल नहीं खाते ना जनता मेल जोल खा रही। भाई, भौगोलिक परिस्थितियां जिनमें प्राण नहीं है, यानी कि जो हमारी वनस्पति है, पर्यावरण है, वो पूरा का पूरा उत्तराखंड से मेल खा रहा है, लेकिन जिनमें प्राण है उनका तो मेल ही नहीं खा रहा है। तो ये कैसे प्राण है
हे प्रभु इन प्राणों का ध्यान रखें। चलिए, इनकी बात ही कुछ निराली है, अलग एंगल ढूंढ के लेके आते हैं, इसलिए शायद पोल खोल बहुगुणा जी उत्तराखंड में जाने जाते हैं। कुछ और वरिष्ठ पत्रकारों के पास हम लोग चलेंगे। सर मुस्कुरा भी रहे हैं बातें सुनकर बहुगुणा जी। सर कैसे देखते हैं? उन्होंने तो पूरा बता दिया कि हिमाचल और उत्तराखंड की परिस्थिति सेम है, लेकिन यहाँ के लोग सेम नहीं है, क्योंकि अभी हिमाचल में उन्होंने इतिहास जो है वो बरकरार रखा है, लेकिन अब उत्तराखंड की जब हमने देखा तो उत्तराखंड में डबल इंजन सरकार दोबारा से दे दी। गुजरात वाले खुश हो रहे हैं कि भाजपा आ रही है, भाजपा वाले खुश जश्न मना रहे हैं, कांग्रेस वाले जश्न मना रहे हैं कि हिमाचल उन्होंने जीत लिया, आम आदमी पार्टी वाले जश्न मना रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव उन्होंने जीत लिया। आपको क्या लगता है सर, किस तरीके से देखते हैं टोटल, और उत्तराखंड में क्या कुछ असर पड़ने वाला है? काफी वरिष्ठ पत्रकार आप हैं। देखिए, पहली चीज तो ये कि हमें देखना पड़ेगा जहाँ जहाँ लोग जीते हैं उनको सबको जश्न मनाने का पूरा अधिकार है, क्योंकि जीत छोटी हो या बड़ी हो ये मायने नहीं रखती, जीत जीत है। तो प्रथम फेज में तो हम ये दे सकते हैं। द्वितीय में अगर आप देखेंगे थोड़ा आगे तो अंधेरा हो रहा है यहाँ पे थोड़ा जी, तो अगर आप दूसरे में देखेंगे तो चीजें जो बदल रही हैं, एक तरफ अगर हम गुजरात में देख रहे हैं तो बीजेपी सुपड़ा साफ कर दे रही है, हिमाचल में देख रहे हैं तो कांग्रेस अच्छी कंडीशन में आ रही है, एमसीडी में आपने देखा वहाँ आम आदमी पार्टी जीत करके आई है। इन सब चीजों का प्रभाव तो समाज के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा, पर राजनीति किस दिशा में जा रही है ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अगर हम और नजदीक से अगर देखना चाहें इन पूरे परिणामों को, इसमें जनता कहाँ है? जनता सवाल तो जनता का है ना, कि मैं जीत के आ जाऊं, वो जीत के आ जाए, वो जीत के आ जाए। जो मुद्दे होने चाहिए राजनीति में, जो कहा जाता था कि भाई राजनीति सेवा का माध्यम है, अब अगर हम किसी नेता से बात करते हैं, अगर आप भी देखते होंगे सुनते होंगे, तो लोग कहते हैं राजनीति में यार मेरा करियर है। तो जब आप करियर के रूप में राजनीति को देखने लगेंगे तो फिर ये जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो हमारे समाज के जो जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो गौण हो जाते हैं, और जब ये गौणता का माहौल बनना शुरू होगा तो समाज को मिलेगा कुछ नहीं, समाज और नीचे जाएगा। अब वर्तमान परिस्थिति में अगर हम देखेंगे, चाहे गुजरात में भले अच्छे तरीके से जीत के आ गई हो बीजेपी, लेकिन रोजगार घट रहे हैं, महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और जो सोशल सेक्टर में भी काम करते थे वहां पर भी इन्होंने क्या कर रखा है, एक नया फंडा कर दिया कि अपने लोगों को दो और दूसरे के प्रोजेक्टों को बंद करते रहो। तो जो सेक्टर लोग इन चीजों को समझ नहीं रहे हैं, आपके कहने का मतलब है? मेरा कहने का अर्थ यही है कि लोग, अगर चुनाव परिणाम यही है तो लोग नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि चुनाव में हमेशा परिवर्तन होना चाहिए। एक दल को अगर आप लगातार जिताओगे तो निरंकुशता आएगी, हिटलरशाही बढ़ेगी, लेकिन अगर आप परिवर्तित करते रहेंगे चीजों को तो राजनीतिक दल, राजनीतिक नेता भी ये सोचने पर मजबूर होगा कि अगर वह समाज का मुद्दा नहीं उठाता है तो उसका भी नंबर लग जाएगा, वो दोबारा विधायक, मंत्री, नेता, फलाना ढिमकाना नहीं बन पाएगा। अभी क्या हो रहा है चीजें कि नेता को भी पता है कि यार मेरे का तो एक ये मुद्दा है कि फलाने मुद्दे पे भी मैं बात करूंगा तो मैं जीत ही जाऊंगा, या मैं उसका नाम ले लूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। तो ये जो नाम का जो सिस्टम चल रहा है, हाँ, नाम से नहीं, आप कामों से जीतो ना, आप मुद्दों से जीतो। अब मुद्दे तो रह नहीं गए, आप खुद ही देख रहे हो पूरी राजनीति में कहीं चल रहे, किसी मीडिया चैनल कोई दिखा रहा होगा कि इन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है। मैं अगर इलेक्शन लड़ रहा हूं तो मैं कह रहा हूं जी नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट दो। अरे भाई, पंचायत के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी का क्या काम, पार्षद के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी का क्या काम, या राहुल का क्या काम। यहाँ पर स्थानीय मुद्दे हैं, उन मुद्दों के आधार पर अगर आप राजनीति के अंदर आप जाते तो मुझे लगता है कुछ परिणाम निकलता, कुछ बेहतर परिणाम निकलता। अभी तो मुझे लगता है नहीं कि इस तरह की चीजों से कोई। उत्तराखंड में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड में तीनों ही पार्टियां सक्रिय हैं, चाहे भाजपा, कांग्रेस या और, तीनों ही जश्न मना रहे हैं इस समय। देखिए, उत्तराखंड में अभी तो कोई परिवर्तन इस सब तो, क्योंकि इलेक्शन हो जब भविष्य में होगा तब आगामी निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। क्योंकि उत्तराखंड, हमारी जो उत्तराखंड की जो भूमि के लोग हैं ना, वो बहुत समय तक एक चीज को नहीं झेल सकते, क्योंकि हमारा तो सुदूर क्षेत्र का भी होगा तो कम से कम 10वीं पास आदमी तो है। तो वो आदमी जब अभी देख रहे होंगे कि जब उसको रोजगार नहीं मिलेगा, उसकी महंगाई की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, परिवार को कैसे चलाना पड़ रहा है, वो सब देख रहे हैं। तो एक समय तक था कि भाई हम भावनात्मक मुद्दों पे हमने वोट दे दिया, लेकिन अब वो दौर नहीं आएगा, चेंज होगा। सर से बात कर लेते हैं। सर कितना सहमत हैं सर की बातों से, जो सर कह रहे हैं कि वो भावनात्मक दौर नहीं आएगा इस तरीके? हमारे मित्र ने कुछ सही बात बोली है, परिवर्तन तो आना जरूरी है। और रही बात जीत की, जीत तो ठीक है, गुजरात में गुजरात वालों की जीत हो गई, हिमाचल में हिमाचल वालों की जीत हो गई, दिल्ली में दिल्ली वालों की जीत हो गई, जिस पार्टी ने जैसा काम किया होगा वैसी जीत होगी। हाँ, इतना जरूर है कि थोड़ा बहुत, जैसे कि पहले भी कई बार उठे हैं सवाल ईवीएम के, तो हो सकता है अभी और 8-9 राज्यों में चुनाव होने हैं, तो हो सकता है एक राज्य छोड़ दिया हो, हिमाचल प्रदेश, जिससे कि जनता को सकना हो।
बहुत कारण है, क्लियर तो कुछ समय बाद आप भी ही। मानते हैं कि ईवीएम का खेल होता है तकरीबन? देखो, जिस देश ने ईवीएम बनाई, जब वो देश अपने देश में इस चीज को यूज नहीं करता है तो आप लोग क्यों यूज करते हैं? आप एक बार जनता की मान लो ना, उनकी भी सुन लो, वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं, तो थोड़ा बहुत जनता की भी सुन लेनी चाहिए। अगर जनता को लग रहा है कि ईवीएम कहीं गलत है। बाकी पार्टियां भी तो बहिष्कार नहीं कर रही है, बाकी पार्टियां भी लगातार चुनाव लड़ रही हैं, बहिष्कार भी कर सकती हैं सारी पार्टियां, भाई हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है, जीतोगे तो आप, लेकिन उसके बाद ईवीएम के साथ ही चुनाव लड़ती है। लेकिन गेम प्लानर तो बहुत बड़ी चीज होती है ना। अगर आप एक जगह हार जाते हो, दूसरी जगह जीत जाते हो, तीसरी जगह जीत जाते हो, चौथी जगह फिर हार जाते हो या कम वोट ले लेते हो, तो लोग कहीं ना कहीं असमंजस में फंस जाते हैं, जो अभी भी चल रहा है। गेम वही है, चाहे कोई सी पार्टी का हो, गेम वही है अभी भी। चलिए, गेम वही है। और लास्ट में जाते जाते उन तमाम पार्टियों को भी शुभकामनाएं जो जश्न मना रही हैं अपना, कि उनकी सत्ता आ गई है। लेकिन सत्ता के साथ साथ, जैसे अभी सीनियर पत्रकार से हमने बात करी थी, वो कह रहे थे जो मुद्दे गौण हो रहे हैं समाज में, जिन मुद्दों पर वोट नहीं दिए जा रहे हैं, जिन मुद्दों के लिए जनता चुनती है, उन मुद्दों पर भी जरूर काम करना जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आने वाला समय, जो अभी महंगाई की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, ये और बिगड़ती जाए और हमारे मुद्दे शायद कहीं गौण हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना प्रवचन डिजिटल। नमस्कार।